हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं और मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड की है और आपको बताया भी है कि आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में द प्रोनाउन टीच करूँगी। प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यानी जो नाउन को हटाकर यानी कि नाम को हटाकर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नाउन क्या होते हैं? नाम होते हैं। नाउन क्या होते हैं? नाम होते हैं। दुनिया में जितने भी नाम को दिखाने वाले शब्द हैं, किसी के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम नाउन कहते हैं। और उन नामों को हटाकर जो उनका स्थान ले लेते हैं उनको हम प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहते हैं। नाम का दूसरा नाम क्या है? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को जो हटा देते हैं और खुद आ जाते वे होते हैं सर्वनाम। जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेंगे, अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसे वर्ड जो एक नाउन के प्लेस पर आते हैं, यूज किए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देख लेंगे, प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। एक रिप्लेस में ऐसे लगा लीजिए पहले तो कि प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो नाउन के स्थान पर आ जाते हैं। मतलब देखिए, एक एग्जांपल से आप समझेंगे। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक राजा था, एक राजा था। पहली लाइन। दूसरी लाइन, राजा की एक सुंदर रानी थी। राजा की एक सुंदर रानी थी। राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करता था। ठीक है, राजा बहुत ज्ञानी था। राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। तो बार बार मैं किसे रिपीट कर रही हूँ? राजा को। राजा क्या है? एक नाम है। इसके रिपीटेशन से बचने के लिए मैं क्या प्रयोग कर सकती हूँ? मैं राजा की जगह वह या उसका या उसे, ठीक है, तो इनका मैं प्रयोग कर सकती हूँ। तो जो राजा को हटाकर वह, उसका, उसे, ऐसे एक्स्ट्रा जो भी वर्ड आते हैं वे सब प्रोनाउन कहलाते हैं। उनको हम सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब देखिए, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। नीचे देखिए, पहला सर्वनाम है, 10 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उनमें से पहला है द पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं? देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए वे शब्द पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं, जिन्हें बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, सुनने वाला कौन होता है? हियरर होता है या लिसनर होता है। बोलने वाला कौन होता है? स्पीकर होता है। और जो तीसरे का जिक्र होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, इनकी क्या है? इनकी संख्या हमने पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार सीमित की हुई है। देखिए, एक मैं वर्ड या हम, कौन बोलेगा? हमेशा जो बोलने वाला होगा वो बोलेगा। तो ये तो होते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये ऐसे वर्ड जो बोलने वाला खुद के लिए, या जैसे मैं कहने लगी तुम, तो तुम यानी कि सुनने वाले के लिए, या आप कह दीजिए। ठीक है, तुम या आप जो सुनने वाला होता है, या किसी की वह, किसी तीसरे का हम जिक्र करने लगे। बात तो मैं की और तुम की हो रही थी, या हम की और तुम की, जिक्र किसी तीसरे का आ गया। तो ऐसे वर्ड जो बोलने वाला खुद के लिए, किसी सुनने वाले के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन क्या होंगे? कंडीशन एक ही है प्रोनाउन की कि उन्हें नाउन को रिप्लेस करना है। जैसे अब मैं कहने लगूँ कि भाई एक राजा था वह, तो वह किसके स्थान पर आया? आया तो राजा के स्थान पर ही, लेकिन वह कौन है? मैं तो बोलने वाली हूँ, मैं तो कहानी सुना रही हूँ, आप सुनने वाले, और जिक्र में किसी तीसरे राजा का कर रही, तो ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, और ऐसे ही मैं कहने लगूँ, आप बहुत कि भाई तुम राम हो, राम तुम बहुत मेहनत करते हो, राम तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तो राम को रिपीट करने के लिए, जो रिपीटेशन से बचने के लिए मैं तुम का प्रयोग कर सकती हूँ, बार बार राम का प्रयोग न करके। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा लिसनर। जो मैं राम से ही तो बात कर रही हूँ, राम मेरी बात को सुन रहा है। और जब मैं अपने बारे में बात करने लगूँ और अपने बारे में अपने नाम को हटाकर मैं का प्रयोग करने लगूँ या हम का प्रयोग करने लगूँ, तो मैं हो जाऊँगी स्पीकर। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन, ऐसे शब्द संज्ञा के हटाकर या नामों वाले शब्दों को हटाकर प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं।
इनको हमने 3 चीज़ों के अनुसार बांट दिया गया है, ठीक है। इनको पढ़ने के लिए हमें इनके पर्सन को पढ़ना होगा, नंबर को पढ़ना होगा, जेंडर को, जैसे कि आपने नाउन के पढ़े थे। देखिए, एक तो पर्सन के अनुसार कि भाई कितने पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आपको पता है कि 7 प्रोनाउन होते हैं पर्सनल। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन में कौन आता है, अकेला यू आता है। बाकी जो 4 बचे ही, शी, इट, दे, वे सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो उसके अनुसार हमने इनकी जो संख्या है उनको डिसाइड किया हुआ है। अब देखिए नंबर यानी कि भाई कौन सा नाउन एक वचन है, कौन सा प्रोनाउन एक वचन है, कौन सा प्रोनाउन बहुवचन है, उसको भी हमने बांट रखा है, ठीक है। इन 7 में से उन 7 प्रोनाउन का जेंडर क्या है कि कौन लड़की के लिए प्रयोग होता है, कौन लड़कों के लिए, कौन दोनों के लिए हो जाता है और कौन निर्जीव चीज़ों के लिए, इसके अनुसार भी हमने इनको बांट रखा है। तो ये चार्ट यहाँ पर आप देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये जो प्रोनाउन है 7 के साथ यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 7 प्रोनाउन है, आई, वी, देखिए आई, वी, यू, ठीक है, और आगे है ही, सी, इट, दे। तो इनको हमने क्या किया है, ये तो फिर मेन वर्ड तो ये है, लेकिन इनका हमने डिवाइडेशन कैसे किया है, इनके पर्सन बनाए हैं हमने, इनके नंबर बनाए हैं, जेंडर बनाए हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी लिखे हैं कि इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी। अगर ये एक सब्जेक्ट का काम करे सेंटेंस में तब इनका कौन सा रूप प्रयोग होगा, और जब ये एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में तब ये किस रूप में आएंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन में हमने 2 प्रोनाउन को रखा है, आई और वी को। और ये दोनों ही, जो आई है ये सिंगुलर पर्सन नंबर है और वी जो है ये प्लूरल नंबर है, ठीक है। और दोनों ही कॉमन है, कॉमन जेंडर है दोनों का, मतलब लड़की के लिए भी यही प्रयोग होते हैं और लड़कों के लिए भी, ठीक है। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखें तो आई की मी होती है और वी की अस होती है। अब चलते हैं सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन होता है यू। सेकंड पर्सन में हम रखते हैं यू को। यू मैंने 2 बार इसलिए लिखा है, यू एक वचन के लिए भी आता है और यू बहुवचन के लिए भी आता है, ठीक है। सिंगुलर पर्सन भी होता है ये और प्लूरल पर्सन भी होता है, और लड़का लड़की सब अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। जेंडर इनका कॉमन होता है, लड़के के लिए भी यू ही होता है, लड़की के लिए भी वो होता है, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पर्सन में हमने रखा है ही को। ही होता है मैस्कुलिन जेंडर, लड़कों के लिए प्रयोग होता है और ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। सी जो होता है ये भी सिंगुलर के लिए आता है और लड़की के लिए आता है, औरतों के लिए आता है, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हर, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए किसी के। और इट जो होता है ये भी सिंगुलर होता है, इसका जेंडर न्यूट्रल होता है, मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं, मौसम के लिए, समय के लिए या निर्जीव चीज़ों के लिए, ठीक है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो भी इट ही होगी, ठीक है। और यू की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपने देखी होगी, यू की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, ठीक है। आगे देखिए आप, अब जो ये दे है, दे किसके लिए आता है, लड़का और लड़की दोनों के लिए आता है, इसलिए इसका जेंडर कॉमन है और ये हमेशा बहुवचन माना जाता है, बहुवचन ही ये होता है, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देन। आगे चलते हैं, सेकंड प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम होते हैं, ये प्रोनाउन उन नाउन की ओर संकेत करते, इशारा करते हैं जिनके स्थान पर ये प्रयोग हुए हैं। देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इशारा हो रहा है, ये एक घर बना हुआ है, और जब हम इशारा करेंगे यह जो है यह मेरा घर है, ठीक है। तो अगर मैं कहने लगूँ इस सेंटेंस को, मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, दिस हाउस, ठीक है। तो हाउस के बारे में बात हो रही है, दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाउस को लास्ट में रखा है और ये हाउस की जगह पर दिस का प्रयोग किया है, या लिख सकते हैं हाउस इज माइन, घर मेरा है। तो ये दिस किसके लिए आया, ये हाउस के लिए आया। अगर मैं यहाँ पे हाउस को हटा दूँ, दिस का कोई रोल ही नहीं बचता है, तो दिस को दिखाने के लिए, हाउस को दिखाने के लिए दिस का प्रयोग हुआ है कि हाउस की ओर संकेत करने के लिए, किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए ये प्रोनाउन आया है। और क्यों इसे हाउस को इससे दूर इसलिए रखा गया है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, प्रोनाउन की कंडीशन ये है कि नाउन को पीछे हटा देते हैं, नाउन को कभी अपने साथ नहीं रख सकते, एक नाउन का ही प्लेस ये लेंगे। यहाँ पर हाउस होना था हाउस इज माई या हाउस इज माइन, है ना, माइन का प्रयोग होता है। अगर हम हाउस को रखते हैं, हाउस
हाउस इज़ माइन। तो हाउस को तो इसने हटा दिया, पीछे कर दिया और अपने आप आगे आ गया। तो प्रोनाउन का काम यही होता है कि नाउन को हटा देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है। और यहाँ पर जो दिस है, क्योंकि दिस के बाद कोई यहाँ पर अदर वर्ड नहीं है, नाउन वगैरह नहीं है, इसलिए एक प्रोनाउन का रोल कर रहा है। ठीक है, अगर इसके बाद कोई नाउन होता ही हाउस आ जाता, दिस हाउस हो जाता, तो फिर ये प्रोनाउन नहीं रहता, फिर ये एडजेक्टिव बन जाता। प्रोनाउन की कंडीशन यही है कि ये कभी भी अपने साथ नाउन को नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दे इज आर फ्लावर्स। भाई बहुत सारी चीज़ रखी है, हमने पूछा ये है क्या, ये क्या रखे है, ये क्या है, तो आंसर क्या मिला, फ्लावर से। ये फ्लावर है, इनकी ओर संकेत करिए भाई ये तो फ्लावर है और ये कुछ और है, तो हमने इशारा जिनकी ओर किया तो वो क्या है, वो फूल है। तो फूल हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, फ्लावर्स आर। ठीक है, फ्लावर्स आर डियर, या ये फूल है ना, या हियर आर फ्लावर्स, तो हम ऐसे कर सकते थे। ये तो जो दीज है ये किसका रोल कर रहा है, मतलब दीज का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, फ्लावर्स के लिए कर रहे हैं। हम पूछने लगे क्या रखा है, ये क्या रखा, तो हमने कहा ये किसके लिए आया, ये वर्ड आया है फूलों के लिए। चाहे फूल भी आ गए हैं, लेकिन ये जो शब्द आया है ये इशारा करने के लिए काम हुआ है, किसकी ओर, एक नाउन की ओर। और उस नाउन को खुद हटा के यहाँ पर ये फ्लावर्स, हम ऐसे भी तो बता सकते थे सीधा सीधा कि फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स भी तो बोल सकता है। अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि ये क्या है, तो हम ये भी तो कह सकते थे फ्लावर्स, लेकिन हमने एक भूमिका बनाई, दीज आर फ्लावर्स, इशारा किया ना, इनको हमने पीछे कर दिया नाउन्स को, और प्रोनाउन आगे आ गए। ठीक है, जैसे ये है दैट इज़ माई गार्डन, इशारा किया एक गार्डन की तरफ, एक नाउन की तरफ इशारा किया कि भाई वो जो है गार्डन वो मेरा है। ठीक है, या वो गार्डन मेरा है। तो ये दैट किसकी जगह है, गार्डन की जगह आया। अगर हम इस दैट से पर्सन पूछे कि भाई दैट किसके लिए आया, कि क्या है, वह क्या है, तो वह जो वर्ड है दैट, कि वह क्या है, वह का आंसर क्या है, वह किसके लिए पूछा गया, वह किसके लिए आया। मतलब जैसे आपने कहा कि यहाँ पे ये मैंने बुक रख दी यहाँ पर, तो आपसे मैं कहने लगूँ यह क्या है, यह क्या है, तो यह जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इस बुक के लिए आ रहा है। इस बुक को पूछने के लिए मैं यह का प्रयोग कर रही हूँ। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब एक ऐसे वर्ड किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए आते हैं और नाउन को पीछे कर देते हैं, खुद आगे हो जाते हैं, तो ऐसे वर्ड को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और संकेत करने के लिए यह, वह, ये, वे, इनके लिए आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इनकी जो इंग्लिश होती है, अगर ये अपने साथ किसी नाउन को नहीं रखते हैं, नाउन को पीछे कर देते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। और अगर ये किसी नाउन को भी अपने साथ यहाँ पर रख लेते हैं, तब ये हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आगे चलिए, थर्ड देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बच्चों हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्नवाचक शब्द जो आपको दिख रहे हैं, व्हाट, हु, whom, which, whose आदि, ठीक है, वाक्य में पर्सन पूछने के लिए प्रयोग किए जाए तथा उनके उत्तर वही नाउन हो जिनके स्थान पर वे आए हैं, तो इन शब्दों को तब पर्सनवाचक प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेंटेंस में आ गए पर्सन पूछने के लिए कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज, हु इज़ राम, whom आर यू कॉलिंग। तो ये जब आ जाते हैं सेंटेंस में और इनके आंसर में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके स्थान पर ये आए हैं, मतलब जब हम आंसर लिखे तो वही चीज़ इनकी जगह पर आ सकती है जिस नाउन के लिए प्रयोग हुए। मतलब जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने किताब रख दी, ये किताब हमने रख दी और मैं कहने लगा व्हाट इज़ दिस, तो मैंने वोट किसके लिए प्रयोग किया, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, बारे में किसके पूछना चाह रही हूँ, इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। और इसका जो उत्तर मिला मेरे वोट का जो उत्तर मिला, जिसको पता है कि ये क्या है जिसके बारे में पूछना चाह रही हूँ, वो आया बुक। तो वो जो उत्तर मिला जब ये किसी नाउन के लिए, मतलब भाई हमें तो पता नहीं, हमने तो इसे वोट कहा और सही बात हमें बताई कि किताब है किसी और ने, तो हमें जब तक इसका पता नहीं था, हमने इसका पता करने के लिए जो जिस वर्ड का, जिस पर्सनवाचक वर्ड का प्रयोग किया किसी नाउन का पता करने के लिए, तो वो पर्सनवाचक वर्ड क्या होता है, वो
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब वो किसी नाउन के स्थान पर आता है, जब तक हमें उस नाउन का पता नहीं होता और हम उसके लिए वो प्रयोग करते हैं और फिर हमें उस नाउन का पता चल जाता है बदले में उस पर्सनवाचक शब्द को यूज करके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और तब तक वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जब तक उसके बाद कोई नाउन नहीं आता, क्योंकि प्रोनाउन की कंडीशन यही है कि ये नाउन को पीछे हटा देता है, नाउन को अपने साथ नहीं रखता। जैसे अब आपको यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दूंगी। देखिए, सबसे पहले है, मैंने जैसे चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मुझे अभी पता नहीं है इसका नाम कि भाई ये क्या है। वोट कह रही हूँ मैं से, व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या है ये, तो आप आंसर देंगे बुक, दिस इज बुक, दिस इज अ बुक। तो दिस भी अपनी जगह पर है, इज भी है ना, बस वोट की जगह कुछ आया है, वो क्या आया है, वो नाउन, वो आया है बुक। तो वो बुक क्या है, वो एक नाउन है। और नाउन के स्थान पर अभी तक हमने क्या रखा था, हमने रखा था वोट को। तो वोट क्या है, जो नाउन के स्थान पर आया। और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर आते हैं। और जब एक प्रोनाउन एक पर्सनवाचक शब्द का रूप लेकर नाउन के स्थान पर आकर बैठ जाता है तो पर्सनवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाया जाता है। क्योंकि आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ ली है, प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो नाउन का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक तीसरा ये प्रोनाउन पढ़ा है। पहले दो प्रोनाउन में भी आपने देखा होगा कि नाउन का स्थान ले लेते हैं। ये तो एक सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं नाउन का स्थान, है ना। और ये जो होते हैं, जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये क्या कर रहे थे, उनको पीछे बैठा के उनकी ओर ही संकेत करे, जिस नाउन का स्थान ले रहे हैं उनकी ओर संकेत करते हैं, है ना, इशारा करने का काम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जो पर्सनवाचक प्रोनाउन है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वे क्या है, ऐसे पर्सनवाचक वर्ड बन के आ जाते हैं जिनके उत्तर में वही नाउन आ जाता है जिसके स्थान पर वे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैंने कहा इसके बारे में प्रश्न करना चाह रही हूँ, मैं इसे कह रही कौन, कौन है ये। ठीक है, हु रोट दिस लेटर, भाई एक लेटर लिखा है किसी ने, और मैंने कहा ये लेटर किसने लिखा है, हु रोट दिस लेटर। भाई लेटर तो मुझे दिख रहा है लेकिन लिखा किसने है, तो आप आंसर देंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे हु को, और हु की जगह आप इसका नाम लिखेंगे दिस बॉय या राम या कुछ भी लिख देंगे आप, है ना। दिस बॉय, इस लड़के ने, रोट दिस लेटर, बाकी सब कुछ तो वहीं पे है, बस हु की जगह एक नाउन आ गया है, बॉय आ गया, नाम है एक, और ये किसकी जगह आया, हु की, तो इसकी जगह अभी तक किसने ले रखी थी, हु ने। तो ऐसे पर्सनवाचक शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर आते हैं और जब हटने पर वो नाउन उनकी जगह आ जाता है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन्स की जिनके स्थान पर ये प्रयोग हुए हैं उनकी संख्या या परिणाम का अनिश्चित रूप में बोध कराते हैं। ठीक है, कि भाई जिन नाउन की भी जगह पर ये आएंगे उनकी संख्या की तरफ इशारा करेंगे, उनके परिमाण की तरफ, उनकी मापतोल की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन वो संख्या और वो मापतोल निश्चित नहीं होगी, आप उसका निश्चित अनुमान नहीं लगा पाएंगे कितनी है, मतलब अनुमान ही लगाना पड़ेगा, श्योरिटी से नहीं कह पाएंगे कि भाई इतनी है, पक्का कितनी है, बस एक अनुमान लगाएंगे। ठीक है, जैसे दिया है यहाँ पर, समथिंग दैट मनी इज ऑल, कुछ लोग सोचते हैं, सम से मतलब कुछ लोग सोचते हैं, कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, कुछ व्यक्ति आना चाहिए था, पीपल्स आना चाहिए था, है ना, लेकिन उसकी जगह ले ली यहाँ पर सम ने, नाउन को हटाकर एक प्रोनाउन आया है। और ये प्रोनाउन भी ऐसा है कि हमें इससे क्लियर नहीं हो रहा कि कितने लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर कितने लोग ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन को हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हियर आर गुड बुक्स, यहाँ पर अच्छी किताबें हैं। यहाँ पर ये जो हियर है ये तो एडवर्ब है, हमें अगले सेंटेंस पर चलना है। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, इसमें तो कोई भी प्रोनाउन आए नहीं। अगले सेंटेंस में देखिए, यू मे सेलेक्ट अ फ्यू, देखिए यहाँ पर कुछ किताबें हैं, तुम सकते हो सेलेक्ट चुन, है ना, अ फ्यू कुछ को। अब देखिए कुछ किसके लिए आया है, अ फ्यू किसके लिए आया है, किताबों के लिए आया है ना।
तो किताबों को हटाकर यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, अ फ्यू का, कि भाई यहाँ पर कुछ किताबें हैं और तुम कुछ को चुन सकते हो। किन के चुनने की बात हुई है, किताबों को चुनने की बात हुई है, और किताब को रिप्लेस किया है अ फ्यू ने, ठीक है। इसने अ फ्यू ने किताब को रिप्लेस किया है, और रिप्लेस करते हुए भी ये नहीं बताया कितनी किताबों को वो चुनेगा, उनकी संख्या को हमें श्योर नहीं किया, हमें सही तरह से नहीं बताया, सर्टेन नहीं बताया कि संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर तो आती है, वो तो प्रोनाउन ही, तभी तो प्रोनाउन होगा जब नाउन की जगह पर आएगा। साथ में ये प्रोनाउन इनकी की एक खास बात होती है कि कभी भी उस नाउन की संख्या को निश्चित नहीं करते कि कितने नाउन की जगह पर हम आए हैं। अगला देखिए, मैनी ऑफ द पीपल्स डिड नॉट पे देयर फी। देखिए मैनी, बहुत से विद्यार्थियों ने अपनी मतलब विद्यार्थियों में से बहुत सौ ने, विद्यार्थियों में से काफ़ी ने अपनी फ़ीस जमा नहीं की। तो देखिए हम ये भी तो कह सकते थे कि विद्यार्थियों ने अपनी फ़ीस जमा नहीं की, तो विद्यार्थियों में से जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये पता नहीं कौन से विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को रिप्लेस करके आया है यहाँ पर, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए मैंने जो वर्ड आया ये विद्यार्थियों के लिए आया है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी फ़ीस जमा नहीं की है। सारे हम यहाँ पे प्यूपिल तो लगा ही नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम प्यूपिल लगा देंगे तो सारे ही विद्यार्थी आ जाएंगे, हमें तो कुछ की बात करनी है, ये निश्चित नहीं कितने विद्यार्थी हैं। तो ऐसे नाउन की जगह पर आया है जिसकी संख्या श्योर नहीं है, ठीक है। तो प्यूपिल की जगह पर आया है, वो भी कौन सी प्यूपिल, जिनका हमें खुद ही नहीं पता कितने प्यूपिल है, ठीक है। आगे देखिए, इज देयर एनी शुगर इन द पोट। देखिए यहाँ पे जो एनी वर्ड है, वैसे तो ये भी क्या है, इससे भी हमें श्योरिटी नहीं हो रही कि कितने शुगर की बात हो रही है, लेकिन ये जो एनी है ये एक एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद एक नाउन रखा है, तो नाउन को अपने साथ लिए हुए है, और प्रोनाउन की बात है कि प्रोनाउन नाउन को अपने साथ नहीं रखता है। तो इस सेंटेंस में ये वर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है, और ये नाउन है। तो इसमें तो कहीं पे भी प्रोनाउन का जिक्र ही नहीं है। तो अगले सेंटेंस में चलते हैं। येस देयर इज अ लिटिल, हाँ यहाँ पर कुछ है, कुछ क्या है, शुगर है। शुगर यहाँ पर गायब कर दिया, यहाँ पर ये लगाते हैं लिटिल शुगर करते हैं यहाँ पर, लेकिन शुगर नहीं है, इस लिटिल में ही शुगर छिपा हुआ है, और ये भी नहीं पता कि कितना शुगर छिपा हुआ है, क्लियर नहीं है। तो पहली बात तो ये प्रोनाउन है क्योंकि शुगर को छिपाए हुए अपने अंदर। दूसरी बात कि ये उस शुगर की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको क्लियर नहीं कर रहा है कितनी शुगर की बात हो रही है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। अब इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, ये देखिए। मच तथा लिटिल वस्तु के परिमाण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परिमाण यानी कि क्वांटिटी। जब भी हम किसी चीज़ को ऐसी की जगह पर मच और लिटिल का प्रयोग करें, ऐसे नाउन की जगह पर हम प्रयोग कर रहे हैं जिनको केवल हम माप तोल कर सकते, गिन नहीं सकते, तो वहाँ पर हम मच का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मच का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम ऐसे नाउन की जगह पर ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रयोग कर रहे हैं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते, तो हम वहाँ पर मैनी और फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये जो सम, एनी और ऑल वर्ड है, ये दोनों के लिए आ जाते हैं, गिनने वाली चीज़ों के लिए, नाउन के लिए भी, और न गिनने वाली नाउन के लिए भी, क्योंकि प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन को हटाकर खुद आते हैं। तो ये ऐसे प्रोनाउन है जो ऐसी नाउन की जगह पर भी आ जाते हैं जिनको गिन सकते हैं, और ऐसी नाउन की जगह पर भी आ सकते हैं जिनको नहीं गिना जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सम क्या है, एक प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर आता है ना, और ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा। और एनी जो होगा वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा। नेगेटिव किस में होगा, नेगेटिव हो, सॉरी, एनी किस में होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा, ये बात ध्यान रखें। दूसरा, एनी का प्रयोग कहाँ पर होगा, एनी का प्रयोग जो है गिनने वाले और न गिनने वाले दोनों के साथ होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अगला प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जब एक शब्द किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने के साथ साथ सेंटेंस यानी वाक्यों, क्लोजेज यानी उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करे, तो ऐसे शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन या एंटेसिडेंट कहते हैं। देखिए ऐसे नाम, देखिए ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, किसी नाउन की तो जगह लेते ही है, तभी तो प्रोनाउन बनेंगे, लेकिन वे ऐसे प्रोनाउन होंगे कि नाउन की जगह तो हर प्रोनाउन लेता है, लेकिन उनका काम भी दूसरों से अलग कैसे होगा, दूसरे प्रोनाउन से अलग बात उनमें क्या होगी कि वे
एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक छोटे से वाक्य को, एक उपवाक्य को, जो वाक्य का हिस्सा होता है, दूसरे उपवाक्य से यानी कि वाक्य के हिस्से से जोड़ने का भी काम करते हैं, एक कड़ी का भी काम करते हैं। एक नाउन को तो रिप्लेस करती है, तभी तो ये प्रोनाउन है, साथ में जुड़ाव का काम करते हैं। हर प्रोनाउन एक अलग रोल भी करते हैं। एक तो रोल उनका क्या होता है कि वे नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन क्या होंगे, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। नाउन को हटाने के बाद ऐसे नाउन की जगह आएंगे जो सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का रोल करते हैं। उनका रोल ये दोनों आकर, ये अपने आप आकर करने लगते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करेंगे, किसी नाउन की ओर संकेत करने का काम करेंगे और उस नाउन को पीछे कर देंगे जिसकी ओर संकेत करते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, क्योंकि आपको पता है हर प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करेगा। ये नाउन को रिप्लेस तो करेंगे ही, साथ में उनके लिए पर्सन का भी काम करेंगे। पर्सन पूछने का काम करेंगे एक नाउन के बारे में, और उस नाउन जब उनका उत्तर आएगा तो वही नाउन आएंगे जिनके बारे में पर्सन पूछने का काम कर रहे थे। तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं। और ये जो प्रोनाउन है इंडेफिनिट, इनके बारे में मैंने बताया कि नाउन को तो रिप्लेस करेंगे तभी तो प्रोनाउन बनेंगे। साथ में उस नाउन को रिप्लेस कर, ऐसे नाउन को रिप्लेस करेंगे जिसकी संख्या हम नहीं जानते कितने हैं, और ऐसे ही वर्ड ये होते हैं, ये क्लियर नहीं करते कि नाउन कितने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो मैंने बताया था आपको अभी, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि भाई रिलेटिव नाउन को तो प्रोनाउन करते हैं रिप्लेस, साथ में ये उनके जुड़ाव का भी काम करेंगे। दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, आई नो द बॉय ब्रोक दिस टेबल। देखिए एक से क्लोज तो ये है, मैं लड़के को जानता हूँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ, टेबल तोड़ी है, चेयर तोड़ी है। तो ये जो आया हूँ जिसने के लिए आया है, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने चेयर तोड़ी है। मैं उस लड़के को, जब रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ हो और उससे पहले जो नाउन हो और उसके जो पहले जो दा आता है वह उस या वह का काम करता है। ठीक है। तो अब ये हूँ यहाँ पर रिलेटिव, ये प्रोनाउन कैसे है, देखिए मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने टेबल तोड़ी। जिसने टेबल तोड़ी, किसने तोड़ी टेबल, लड़के ने तोड़ी। तो लड़के की जगह क्या आया, हूँ। पहली बात तो ये, इसलिए ये प्रोनाउन है। दूसरा, ये जोड़ने का काम कैसे कर रहा है कि भाई एक वाक्य तो था लड़के को जानने वाला और दूसरा वाक्य था कि चेयर टूटने वाला। तो इन दोनों को जोड़ने का काम हु ने किया। दूसरा, हु एक नाउन प्रोनाउन का भी रोल कर रहा है क्योंकि एक नाउन के स्थान पर आया है। अगला देखिए, द बुक विच यू गेव मी इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए द बुक, अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये था, ये पहला सेंटेंस, द बुक इज इंटरेस्टिंग। द बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब क्या है, रोचक है। दूसरी बात, यू गेव मी, तुमने मुझे दी। तो दो सेंटेंस जोड़ा किसने, विच ने। और विच देखिए पहले तो ये जोड़ने का ही काम कर, दूसरा ये प्रोनाउन कैसे है। देखिए द बुक विच यू गेव मी इंटरेस्टिंग, वो किताब इंटरेस्टिंग थी जो मुझे तुमने दी। कौन सी किताब थी इंटरेस्टिंग, है ना। तो कौन सी किताब, क्या इंटरेस्टिंग थी, क्या इंटरेस्टिंग थी, किताब इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, वह किताब इंटरेस्टिंग थी। कौन सी किताब इंटरेस्टिंग थी, वह जो तुमने मुझे दी। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जो विच आ रहा है किताब के लिए आ रहा है यहाँ पर, तो ये इसलिए प्रोनाउन है और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला देखिए, दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है, दैट माई फादर बिल्ट, जिसे मेरे पिताजी ने बनाया था। ठीक है, यह वही घर है जो मेरे पिताजी ने बनाया था। तो एक सेंटेंस है, यह घर है मेरे पिताजी ने बनाया था, जोड़ने का काम कर दिया दैट ने। ठीक है, यह वही घर है जो मेरे पिताजी ने बनाया। जो किसके लिए आया, हाउस के लिए, क्योंकि बनाया क्या था इसके पिताजी ने, जिसे मेरे पिताजी ने बनाया था। किसे बनाया था, क्या बनाया था, घर को बनाया था। तो एक घर क्या है, एक नाउन है और नाउन की जगह क्या है, दैट। तो इसलिए तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि जोड़ने का काम करा इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का भी एक चार्ट बनाया, इसे अच्छे से समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसके फंक्शन है। देखिए फंक्शन है तो होंगे, ये काम करेगा, एक सब्जेक्ट का भी काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का भी, पॉजेसिव का भी। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस सेंटेंस में आई नो द बॉय हु ब्रोक, देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब तोड़ने से पहले आया, एक सब्जेक्ट के रूप में बैठा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप हो गया इसका। यहाँ पर देखिए, द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर भी ये क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है ये, यू गेव मी, ठीक है, वो क्या थी, इंटरेस्टिंग। सॉरी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, आगे
क्यों आया है ऑब्जेक्ट के रूप में, कैसे पता चला हमें ऑब्जेक्ट के रूप में? ये तो एक सेंटेंस है, द बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। यू गेव मी, तुमने मुझे दी, देने का काम तो तुम कर रहे हैं, लेकिन क्या दी? तो क्या के सेंस में, क्योंकि क्या और किसको से जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ठीक है। ये कौन, रिलेटिव प्रोनाउन, आपने पहचान तो लिया कि बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमने पता लगा लिया कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया। अब इस सेंटेंस में देखिए, द हाउस, दिस इज द हाउस जिसे मेरे पिताजी ने बनाया, विच माई फादर बिल्ट। तो देखिए, यह वही घर है जिसे मेरे पिताजी ने बनाया, ये तो सेंटेंस पूरा है। आप अगले सेंटेंस में देखिए, आप माई फादर बिल्ट, मेरे पिताजी ने बनाया, क्या बनाया? घर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका सेंस, किसकी सेंस में है? ऑब्जेक्ट के सेंस में। तो एक जो इस पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका फंक्शन एक सब्जेक्ट का भी होता है, ऑब्जेक्ट का भी और पॉजेसिव का भी, ठीक है। अब उसके जेंडर भी हो सकते हैं कि भाई वो लड़के के लिए भी आ सकता है, लड़की के लिए भी आ सकता है, नपुंसक के लिए भी, मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए भी आ सकता है। जैसे अगर वो सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वो लेडीज और जेंट्स के रूप में अगर आएगा, ठीक है। अगर वो लेडीज और जेंट्स के लिए प्रयोग हो रहा है, जीवित के लिए प्रयोग हो रहा है, और वो सब्जेक्ट के रूप में आए, तो हम हमेशा हु और दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर वो न्यूटर के लिए आया तो हम विच और दैट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया और सजीव के लिए आया है तो हम होम और दैट का प्रयोग करेंगे, और अगर निर्जीव के लिए आया है ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम करेंगे विच और दैट का प्रयोग। इसे अच्छे से कई कई बार पढ़ेंगे आप। और अगर वो पॉजेसिव के रूप में आया है और जीवित के लिए आया है, सजीव चीज़ों के लिए, तो हम हूज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन वर्ड को आप याद कर लेंगे। और अगर वो निर्जीव के लिए आया, पॉजेसिव के लिए, तो हुज और ऑफ विच आया हुआ होगा, ये उनकी पहचान है। आप कैसे पहचानेंगे? हु और दैट, विच और दैट तो होते हैं क्या, वे सब्जेक्ट होते हैं। हुम, दैट और विच और दैट ऑब्जेक्ट होते हैं, और हुज और ऑफ विच ये क्या होते हैं, पॉजेसिव होते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे और पहचान भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या और किसको से अगर हमें उत्तर मिल रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है ये वर्ड, ठीक है। और अगर कौन या किसने से आपको उत्तर मिल रहा है तो वे आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो बचा वो क्या होगा, वो पॉजेसिव होगा अगर किसी से इन दोनों से उत्तर नहीं मिला है। आगे चलिए, आगे है सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। वितरणवाचक यानी कि क्या होगा, इसमें आप देखेंगे जो प्रोनाउन एक समय पर एक ही वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, अनेक में से एक का बोध, मतलब होंगे तो बहुत सारे, लेकिन वही एक समय पर एक से ही तो एक ही तो काम कर सकते हैं हम। तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई व्यक्ति और वस्तु तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बात जो हम करेंगे एक समय में एक स्थान पर एक के बारे में ही करेंगे, ठीक है। बहुत सारों में से, बहुत सारों में से एक के बारे में, इसीलिए इसे वितरणवाचक सर्वनाम कहा गया है। उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, ईच, इधर, निदर, एसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। एक वर्ड सच भी होता है इनमें। देखिए, जैसे कहा, ये प्रोनाउन सदैव सिंगुलर माने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, हमेशा इनको हम सिंगुलर मानते हैं। बहुत सारे लगेंगे आपको देखने में, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी हम प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ बुक। अगर आप वॉइस को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर तो वर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ, वॉज, क्योंकि हमें मतलब है ईच से, हम ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे, न कि वॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ईच ऑफ द वॉइज, देखिए सबसे पहले तो ये प्रोनाउन कैसे है, इसने इस नाउन को पीछे कर दिया, वॉइस को पीछे कर दिया और खुद आगे आ गया ईच, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि बॉयज बहुत सारे थे, तो उन बॉयज में से हर एक लड़के को, लड़कों में से हर एक लड़के को, यहाँ पर ये सेंस हर एक लड़के का दे रहा है, ईच में लड़का भी शामिल है, नाउन को भी अपने में छिपाए हुए है, इसलिए क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये नाउन के प्लेस पर प्रयोग हुआ है। दूसरा, ये बहुत सारों में से एक की बात कर रहा है, इसलिए कौन सा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगले सेंटेंस में देखिए, इधर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ डन दिस वर्क। देखिए, इधर का मतलब होता है दो में से एक ने,
ठीक है। तो इधर यहाँ पर गर्ल्स है तो यहाँ पर भी हम गर्ल को मानेंगे, दो में से एक लड़की ने, तो एक लड़की को अपने अंदर लिए हुए है ये, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपको नाउन दिखाई देगा वो नाउन यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यानी कि अपने अंदर ये लिए हुए हैं। दो में से एक लड़की ने, इधर का मतलब होता है दो में से एक, ठीक है। दो में से एक लड़की ने, एक की बात हो रही है, दिखने में ही गर्ल्स लग रही है लेकिन बात किसकी, दो में से एक ने, एक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर है जाएगा, न कि गर्ल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, नीदर ऑफ द टू हाउसेज इज गुड। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई सा भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं, दो में से एक की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, दो में से एक भी नहीं। तो जो ये हाउसेज यहाँ पर हम हाउस गिन लेंगे, दो में से एक भी घर नहीं, दो में से एक भी घर नहीं, एक घर की बात के अनुसार यहाँ पर ई जाएगा, न कि आर आएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो आपका प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपनेपन का बोध कराएंगे। क्या कहेंगे, मेरा, मेरा नहीं, स्वयं, खुद, अपने आप, ये वर्ड इसमें आते हैं। और उनकी इंग्लिश यहाँ पर कैसे बनाते हैं हम, जब पर्सनल प्रोनाउन कौन, यहाँ पर है हिज, हर, इट, देम, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा पार्ट गिन रहे हैं हम यहाँ पर, उसका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ही तो होते हैं किस किस के, ये ही का ऑब्जेक्ट होता है, ये सी का ऑब्जेक्ट होता है, ये इट का ऑब्जेक्ट होता है, ये दे का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको ऑब्जेक्ट को भी पर्सनल प्रोनाउन ही कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्ट होंगे सब्जेक्ट के, उनको भी तो हम पर्सनल प्रोनाउन ही कहेंगे। तो उनके उनके उनमें तथा या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, अवर, योर, ठीक है। इनमें जब हम सेल्फ या सेल्फ जोड़कर नया शब्द बनाते हैं और वह शब्द वाक्य में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब का स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड मैंने बनाए हैं कि हमने वही एडजेक्टिव जो था पॉजेसिव, उसमें अगर सेल्फ जोड़ा, और एडजेक्टिव जो था योर, उसमें सेल्फ जोड़ा, और जो एडजेक्टिव था देम, उसमें सेल्फ जोड़ा, तो ये वर्ड बने हैं। तो ये जब वर्ड बनते हैं और ये ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इन्हें हमने एडजेक्टिव क्यों कहा, माई को, अवर को, योर को, इन्हें हमने प्रोनाउन क्यों कहा। देखिए कभी भी प्रोनाउन अपने साथ नाउन को नहीं रखते। अगर आप ध्यान देंगे इन वर्ड के बाद आपको हमेशा कोई ना कोई नाउन दिखाई देगा, इनके साथ कोई नाउन दिखाई देगा, इनके साथ आपको नाउन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आगे देखिए, ये जब ये वर्ड अपने आप में सेल्फ या सेल्फ जोड़ लेते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते, ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ नोट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए, उनको देखिए। ये शब्द कभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, ध्यान रखें। कभी ये आप लिखने लगो, बहुत से बच्चे बोल देते हैं माई सेल्फ राधा, माई सेल्फ शिवानी, माई सेल्फ मोहन, तो ऐसे कभी भी सब्जेक्ट, इनसे कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। कि भाई आप ये माई सेल्फ लिखो, रिजारम लगा दो या वोजवर लगा दो, कुछ भी वर्ब लगा दो इनके तुरंत बाद, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये कभी भी सब्जेक्ट का रूप नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का परिणाम प्रत्यावर्तित होकर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है, प्रत्यावर्तित को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्टेड, ठीक है। प्रत्यावर्तित होकर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होगा कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हिमसेल्फ या हर सेल्फ लगाएंगे, इनका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा सब्जेक्ट के ऊपर कि उसने खुद को ये कर दिया, अपने आप को ये कर दिया, अपने आप को ही चोट पहुंचा दी, तो उसका सीधा असर, अच्छा या बुरा, सीधा किस पर पड़ेगा, इनका सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। आगे देखिए, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट समान होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। मतलब यहाँ पर ही होगा, ही से बनने वाला शब्द ही यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट होगा। ये मान लीजिए कि भाई मैंने कहा उसने खुद को लात मार दी, उसने लात मार दी और मार भी अपने आप को ही दी, मतलब करने वाला भी यही है और जिसके लिए कर रहा है वो भी यही है, तो दोनों समान ही है, जो कार्य कर रहा है वो भी और जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो भी, ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा आपको। ही किकड हिमसेल्फ, उसने लात मार दी, हिमसेल्फ खुद को, उसने खुद को ही लात मार दी, ठीक है, अपने आप को ही लात मार दी, स्वयं को ही लात मार दी,
ठीक है। अब आगे देखिए, दे पुट देमसेल्व इनटू डिफ़िकल्टी, उन्होंने अपने आप को परेशानी में डाल लिया, या उन्होंने स्वयं को परेशानी में डाल लिया, उन्होंने खुद को परेशानी में डाल लिया। ठीक है। आगे देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन, ध्यान से देखेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को, इनमें जरा सा ही अंतर है, बिल्कुल नाम मात्र का। उसी को आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। एम्फेटिक प्रोनाउन उन्हीं शब्दों को प्रयोग किया जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन में उन्हीं शब्दों को प्रयोग किया जाता है जिन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में शामिल किया जाता है। ठीक है। वे ही शब्द क्या बन जाते हैं यहाँ पर, वे ही शब्द यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे। ये वर्ड ही तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़े थे, यही एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है और कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब पहचानिए, देखिए सुनिए यहाँ पर, जब सब्जेक्ट किसी वर्ब के बीइंग यानी कि होने पर एम्फसाइज देता है, यानी दबाव देता है ना, एम्फसाइज करता है उसको, तब इस भाव को प्रकट करने के लिए करने को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि पहले क्या था कि जब जब क्या था, ये जो थे हिमसेल्फ वगैरह, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए थे एक तो पहले उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरा, इनका सीधा सीधा असर जो था क्या पड़ रहा, सब्जेक्ट पर पड़ रहा था। अब सब्जेक्ट पर असर तो इसका भी पड़ रहा है ना, किसी वर्ब के होने का असर जो है किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। ठीक है, जब किसी वर्ब के होने के पर दबाव देता है, सब्जेक्ट दबाव देता है, ठीक है, असर नहीं पड़ रहा है, उसमें असर पड़ रहा था, इसमें दबाव दे रहा है, उस काम के होने के लिए सब्जेक्ट दबाव दे रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। आप ध्यान रखेंगे कि जैसे किकड़ था, आपने देखा किकड़ के बाद ही हिमसेल्फ लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा पुट, पुट, और पुट के बाद ही जो था एकदम से देमसेल्फ लिखा हुआ था, डालने के, है ना, जो भी वर्ब थे उसके तुरंत बाद थे वे। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं है, वे कहीं पर भी आ सकते हैं। पहली बात तो ये अलग है एम्फेटिक प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। दूसरी बात क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी को, है ना, हिंदी क्या थी, खुद को, स्वयं को या अपने आप को होती है। जब हम देखेंगे तो उनकी हिंदी हम क्या निकालेंगे, खुद को, स्वयं को या अपने आप को। अगर वे एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह आए उस सेंटेंस, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आए, अगर ये शब्द हिमसेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आए, तो आप जब उसकी हिंदी निकालेंगे तो आपको खुद को, स्वयं को, अपने आप को, आपको हिंदी उनकी दिखाई देगी। लेकिन जब वे एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह सेंटेंस के अंदर आए हुए होंगे तो उनकी हिंदी स्वयं, खुद, अपने आप ये होगी, उनके पीछे कौन नहीं दिखाई देगा आपको, जब वे एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। और जब वे एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, तो उनके साथ आपको को भी दिखाई देगा। ठीक है, जैसे पहले एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिए है रिफ्लेक्सिव के। रिफ्लेक्सिव में जैसे ये था, ही किक्ड हिमसेल्फ, सबसे पहली बात तो वर्ब के तुरंत बाद है, उसने खुद को लात मार ली। दे पुट देमसेल्फ इनटू डिफ़िकल्टी, उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल लिया, परेशानी में डाल लिया। पुट मीन्स डालना, तो वर्ब के बाद है यहाँ पे भी, और दूसरा को लगा हुआ है हिंदी में। अब जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप देखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पर, आई सोल्व दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ, मैंने सोल्व की यह प्रॉब्लम, यह परेशानी, माई सेल्फ, स्वयं, मैंने स्वयं यह परेशानी, यहाँ पर को तो नहीं आया देखो। और जब हम हिंदी निकाल रहे हैं तो ये क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, मैंने स्वयं ये परेशानी सोल्व की। तो सब्जेक्ट जो था, ये जो सब्जेक्ट है, ये सोल्व करने पर दबाव डाल रहा है, मैंने सोल्व की, मैंने सोल्व की अपने आप, तो ये दबाव डाल रहा है, इस पर दबाव बना रहा है। तो एक तो यही बात, ये आपको कम समझ आ रही है, लेकिन ये बहुत ईजी है आपके लिए कि इसकी हिंदी में को नहीं लग रहा है। और दूसरा, इसके साथ ये भी बाउंडेशन नहीं है कि ये वर्ब के बाद ही बैठे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही चोज द स्कूल हिमसेल्फ, उसने अपने आप स्कूल को चुना, उसने स्वयं स्कूल को चुना, अपने आप, स्वयं, खुद, ये वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बाद को दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरा ये वर्ब के तुरंत बाद भी नहीं बैठे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, आप इनको लिख लेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन को।
अधिकार, अधिकार सर्वनाम, ठीक है। अधिकार सर्वनाम हम इनको हिंदी में बोलते हैं। देखिए जैसे आप किसी भी चीज़ पर माइन, आवर, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, जब ये किसी नाउन को रिप्लेस करके आते हैं, मतलब नाउन तो आएगा ही नहीं प्रोनाउन के साथ, आपको पता है, तो ये वर्ड अगर आते हैं और किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाते हैं, किसी चीज़ से अपना संबंध बताते हैं, ठीक है, उसका अपना होना बताते हैं, तो हम इनको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एक तो इनका काम होगा ये नाउन को रिप्लेस करेंगे, तो हर प्रोनाउन का काम है। दूसरा, रिप्लेस करते हुए किसी चीज़ पर अपना अधिकार भी दिखाएंगे, या किसी चीज़ का किसी चीज़ से संबंध भी बताएंगे, एक चीज़ का दूसरी से संबंध भी बताएंगे, ठीक है। देखिए आगे, आदि शब्द जब वाक्य में नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, साथ ही किसी के पोजेशन को दर्शाए, या मतलब पोजेशन यानी कि संबंध को या अधिकार को दर्शाए, उन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। माई, हिज, हर, योर, आवर, दियर, ये बात दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, जो मैं आपको अभी पीछे बता के आई हूँ। इट, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव? क्योंकि ये नाउन के स्थान पर प्रयोग नहीं होते हैं, केवल एक नाउन का अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। और प्रोनाउन की कंडीशन क्या है, उन्हें नाउन के स्थान पर प्रयोग होना है। हमेशा इनके साथ कोई नाउन अवश्य आता है। किनके साथ? इन वर्ड्स के साथ। अगर आप ध्यान देंगे तो हमेशा आपको एक नाउन दिखाई देगा इन वर्ड्स के साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, दिस इज़ माई बुक, माई के बाद तुरंत आपको बुक दिखाई दे रहा है, एक नाउन दिखाई दे रहा है, जबकि प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, हिज तथा इट्स, हिज तथा इट्स क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है। दोनों का रोल निभाते हैं ये। यदि इनके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन को रखता ही नहीं साथ, और यदि नाउन नहीं आता है तो फिर ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम देखें तो जब माई है, माई के बाद क्योंकि प्रोनाउन ही आता है, तो माई की जो प्रोनाउन होता है वो माइन होता है, ठीक है। अगर हम प्रोनाउन वाली फॉर्म देखें मेरा की इंग्लिश की, तो माइन होती है, न कि माई, अगर वो प्रोनाउन की तरह है। और अगर वो एडजेक्टिव की तरह है फिर मेरा की इंग्लिश के लिए माई होगा। लेकिन हिज और इट के साथ अलग इंग्लिश नहीं है, वही इंग्लिश है एडजेक्टिव के लिए भी और प्रोनाउन के लिए भी। केवल अंतर क्या है, इनके बाद हमें नाउन नहीं दिखना चाहिए, तभी ये प्रोनाउन होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अब आप आगे के जो आपने अभी पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, पॉजेसिव प्रोनाउन। आई एम डूइंग माई ड्यूटी एंड यू आर डूइंग योर्स, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और तुम अपनी, ठीक है। यहाँ पर योर्स जो आया है, दो वर्ड को लिया हुआ है, योर ड्यूटी की जगह आया है, ये ड्यूटी को भी अपने अंदर शामिल किया हुआ है, तो ड्यूटी की जगह पर भी योर आया। एक तो काम इसने संबंध पोजेशन का बताया, किस पर अधिकार है, ड्यूटी पर, भाई मेरी ड्यूटी, मेरा घर, मेरा पेन, ठीक है, तो ये क्या है, अधिकार है, तो ड्यूटी पर इसका अधिकार है, एक तो अधिकार को दिखाया। दूसरा, ये एक नाउन के स्थान पर, ड्यूटी के भी स्थान पर आया, इसलिए क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, शी इज यूजिंग हर पेन, वह अपना पेन इस्तेमाल कर रही है, यू आर यूजिंग योर्स, और तुम अपना कर रहे हो, तो योर्स फिर से किसको लिए हुए है, पेन को अपने अंदर लिए हुए, कि तुम अपना पेन इस्तेमाल कर रहे हो। तो पेन और अपना दोनों की इंग्लिश कौन बता रहा है, योर बता रहा है। एक तो अपना यानी कि अधिकार दिखा रहा है किसी चीज़ पे, मेरा, अपना। दूसरा, पेन को अपने अंदर लिए हुए है, इसलिए ये प्रोनाउन है क्योंकि एक नाउन को अपने अंदर लिए हुए है। दूसरा, ये क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है, इसलिए ये पॉजेसिव है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ट तैयार किया है मैंने, जितने जो प्रोनाउन मैंने आपको अभी अभी पढ़ाए हैं उनसे कुछ से रिलेटेड। ये तो है यहाँ पर जो आप इधर की साइड देखेंगे, ये तो आपके पर्सनल प्रोनाउन है, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है साथ होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, पर्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये इनके ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, आई इट का इट, दे का देम, ठीक है। ये तो पर्सनल प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव है क्योंकि हमेशा ही अपने साथ किसी नाउन को लेके चलते हैं। जब हमें इनकी इंग्लिश में जो इनकी हिंदी होती है और हमें ऐसा चाहिए जिसके साथ नाउन ना हो, हमें प्रोनाउन चाहिए पॉजेसिव, तो हम ये यूज करते हैं,
देखिए आवर में एस लग रहा है, योर में एस लग रहा है, हर में एस लग रहा है, डियर में एस लग रहा है ना, और माई का माइन हो रहा है। केवल 2 वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव में भी ऐसे ही है और प्रोनाउन में भी ऐसे ही है। केवल हमें क्या ध्यान देना है कि इनके बाद अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव है, अगर नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन है, ये दोनों वर्ड। ठीक है, आगे देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है इधर ये, और ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये आपने सीख ली थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन सेल्फ जुड़कर बनते हैं। ठीक है, कभी ऑब्जेक्ट में और कभी पजेसिव में। ठीक है, देखिए जब कोई नाउन हमें इधर दे दिया जाए और उसका संबंध बताना हो किसी चीज़ से, तो हम उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनमें हिम या हर का प्रयोग करते हैं। अगर वे दोनों जेंडर मिलकर आ रहे हैं या एक से ज़्यादा इंसान है, चाहे वे जेंडर कोई भी हो, तो हम देम का प्रयोग करते हैं उनके ऑब्जेक्ट के रूप में। उनके पजेसिव हम इस तरह से बनाते हैं, लड़के का हिज और लड़की का हर। अगर वे ज़्यादा है, चाहे वे कोई भी हो, तो दियर बना लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म में। और उनकी प्रोनाउन फॉर्म हम उनमें एस लगाकर बनाते हैं, आपको पता ही है। हिज में नहीं लगता है, ये भी पता है आपको। ठीक है, और अगर हम इट भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो निर्जीव है, अगर उनकी बात हो यहाँ पर टेबल चेयर बहुत सारे दे दिए जाए, तो हम यहाँ पर इट और यहाँ पर इट्स और यहाँ पर भी इट्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इट सेल्फ हो जाएगा यहाँ पर, ये आपने देखा। ये इनके क्योंकि वो है क्या, इनके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ये आपको पता ही है कैसे बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये लास्ट प्रोनाउन है जिसे हम बोलते हैं पार्टस्पिक प्रोनाउन। जब हम कहते हैं एक दूसरे का, तो जब 2 इंसानों की बात हो तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब हम ज़्यादा की बात करते हैं तो हम वन अनदर का, एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को, है ना। तो जब ये वर्ड आते हैं तो हम उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एक तो सबसे पहली बात, ये नाउन को रिप्लेस करेंगे, तो आपको ध्यान में बैठा है ना, ये हर प्रोनाउन नाउन को जरूर हटाता है, उसकी जगह ही आता है, तभी वो प्रोनाउन होता है। दूसरा, इनकी कंडीशन ये रहेगी कि ये एक दूसरा, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे जरूर लगा रहेगा उस वर्ड में। ठीक है, तब आएंगे। जब 2 की बात हो एक दूसरे के लिए तो ईच अदर, जब ज़्यादा की बात हो तो वन अनदर। देखिए यहाँ पर इन दोनों शब्दों को नाउन के स्थान पर एक इकाई के रूप में म्यूचुअल अथवा रेसिप्रोकल, म्यूचुअल को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, है ना। रेसिप्रोकल यानी कि पारस्परिक, रिलेशनशिप यानी कि संबंध। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को नाउन के स्थान पर एक इकाई के रूप में म्यूचुअल या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यानी कि पारस्परिक संबंध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नोट देखिए इसके बारे में, एक इन प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन, वन अंदर या ईच अदर, ठीक है, का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। पहली बात तो ये हमेशा किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या या किसको, है ना। दूसरा, ईच अदर के 2 के मध्य, वन अंदर 2 से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को बताते हैं। ये बात तो मैं आपको ऊपर बता के आ गई हूँ। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, राम और श्याम ने सहायता की ईच अदर, एक दूसरे की, और 2 है क्योंकि इसलिए ईच अदर आया। अब देखिए यहाँ पर राम श्याम दीपक एंड मोहन, अब 2 से ज़्यादा है, चाहे कितने भी हो, उसमें 3 हो, 4 हो, 300 हो, 30 हो, 2 से ज़्यादा होते ही क्या हो जाएगा, वन अंदर का प्रयोग हो जाएगा। राम श्याम दीपक और मोहन ने एक दूसरे की सहायता की। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आप ये एक्सरसाइज अपने आप सोल्व करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।